नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली से बुलेटिन की बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक शुरू होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। अमित मालवीय सोशल मीडिया पर प्रेजेंटेशन देंगे और विधानसभा परिणाम पर प्रदेश अध्यक्ष देंगे जानकारी। अलग अलग विभागों पर पदाधिकारी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ सीपी जोशी, चंद्रशेखर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है क्योंकि 24 बेहद ही पास है जिसको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। किस तरीके से आगे की तैयारियां करनी है, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां करनी होंगी। आज मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताया जा रहा है कि मौजूद रहेंगे और सीपी जोशी, चंद्रशेखर बैठक में शामिल रहेंगे और इसके साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और नेता जो हैं दिग्गज वो बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगामी चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा, जीत का मंत्र किस तरीके से उन तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे लागू किया जाए, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता पवन गौड़। पवन, आज बैठक है, दूसरा दिन है बीजेपी की बैठक का, कितना महत्वपूर्ण माना जाए और बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में शुरू हो रही बताइएगा। देखिए, तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी और जो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, वो दोनों पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे और बैठक शुरुआत हो जाएगी। उसके थोड़ी देर बाद में जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं बड़े और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो यहां पहुंचेंगे। आपको अगर तस्वीरों में दिखा दूं तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनका काफिला यहां पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि बस अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो यहां पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस जेपी नड्डा का काफिला पहुंच चुका है और बस वो इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय विस्तार जो है वहां पहुंच रहे हैं और बस अब से थोड़ी देर के अंदर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम नेता पहले ही यहां बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक के लिए पहुंचेंगे। अगर कल की बात करें तो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि 10% वोट जो है वो आपको लोकसभा चुनाव में बढ़ाना है और पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी को तकरीबन 37.5% वोट मिला था और एनडीए की अगर बात करें उस समय के एनडीए की, जिसमें शिवसेना और अकाली दल भी और जो जेडीयू भी शामिल थी, उसमें तकरीबन 45% वोट उस समय एनडीए को मिला था। तो इस समय बीजेपी का लक्ष्य जो है वो तकरीबन 50% वोट शेयर हासिल करने का है 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो तैयार लगातार की जा रही है। किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करना है, किस तरह से जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना है, उसके बारे में जानकारी देनी है। उसके साथ साथ जो सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता के बीच में बने रहें, जनता से बीच में संवाद अपना जो है वो स्थापित रखें। इन सब विषयों को लेकर कल चर्चा हुई। आज जो पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, उन पांचों ही राज्यों के अध्यक्ष जो हैं वो अपने अपने राज्यों का ब्यौरा देंगे। किस तरह से पार्टी ने वहां काम किया, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया, किस तरह से सारे काम वहां हुए जिससे पार्टी को जीत हासिल हुई और कहीं अगर कमजोरी रह गई तो क्या कमजोरी थी जिसको भविष्य में सुधारा जा सके। उन सब बातों को लेकर अपने 5-5, 10-10 मिनट का ब्यौरा जो है तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है पांचों राज्यों के वो अपना देंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज राम मंदिर जो 22 जनवरी को राम मंदिर में भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, रामलला विराजमान होने हैं, उसका कार्यक्रम पूरे देश भर में कैसे भव्य मनाया जाए, पूरे देश भर में कैसे राममय माहौल तैयार किया जाए, उन सब विषयों को लेकर भी आज चर्चा होगी। पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। किसी की कोई अगर समस्या है, कुछ सुझाव है तो वो भी सुना जाएगा। किसी अगर पार्टी को अपनी बात भी पहुंचानी है तो वो भी तमाम तरह के सुझाव पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिए जाएंगे। तो इन सब विषयों को लेकर गहनता से मंथन किया जाएगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बस 3 से 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी अपनी सारी जो ग्राउंड वर्क है, जो होम वर्क है, उसको तैयार कर लेना चाहती है जिससे कि सीधा अब से कुछ दिनों के अंदर तमाम ने अपने दर्शकों को पहले खबर बताई कि बस ये जो दिसंबर के महीने के बाद तमाम जो पार्टी के बड़े नेता जो हैं
वो पूरे देश भर में कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे। गृह मंत्री के दौरे होंगे, प्रधानमंत्री के दौरे होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे होंगे। तमाम जो नेता हैं वहां जाकर अपना दौरे करना शुरू करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करना शुरू करेंगे, बैठक करना शुरू करेंगे, जनता के साथ संवाद स्थापित करना शुरू कर देंगे। जहां एक तरफ विपक्ष का जो गठबंधन है वो अभी अपनी शुरुआती दौर में है, अभी नेता तय नहीं कर पा रहा है, कई सारे मतभेद हैं। वहीं बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपनी जो प्लानिंग है वो करना शुरू कर दिया और उसको अब एग्जीक्यूशन धीरे धीरे करना, उसको तेजी लाना शुरू कर देगी। इसको ऐसे पवन के समझा जा सकता है कि जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता, सीएम का चेहरा और प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने जब आई तो उसमें देरी हुई, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एक कदम आगे रही थी और यहां पर भी बीजेपी एक कदम आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मान लिया जाए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है बीजेपी। पवन, देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे 5 साल जो है वो चुनावी मोड में रहती है, हमेशा 24/7। आपने देखा होगा कि जब चुनाव नहीं भी होते तब भी बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो आपस में बैठक करते हैं और अगले चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे होते हैं। आपने देखा कि अभी 5 राज्यों का चुनाव तुरंत खत्म हुआ है, उसको तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे उनकी घोषणा हुई, मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई, वो सब बातें जैसे पूरी हुई थी, तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी पूरी तरह उतर गई है। हालांकि अभी 3 महीने के आसपास का वक्त बचा है, लेकिन पार्टी ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। लगातार नेताओं के दौरे होना शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में लगातार पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो आपको देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी जो है, बीजेपी जो है, वो हमेशा, अगर आपको उसको जीत की मशीन कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि विपक्ष जब तक अपने अंदरूनी मामलों में उलझा रह जाता है तब तक बीजेपी जो है अपने चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है, रणनीति बनाकर उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देती है। और यही कारण है, आपने देखा विधानसभा चुनावों में कि कई सारी जो कमजोर सीट थी बीजेपी की, उन पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है सबसे पहले उतार दिए और वो उसका फायदा जो है बीजेपी को चुनावों में मिला। चाहे वो राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो जब पार्टी अपनी प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से करना शुरू कर देती है तो उसको पूरा वक्त मिलता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। वहीं विपक्ष जो है अपनी प्लानिंग करने में देर करती है, तो जब प्लानिंग में देर होगी तो इंप्लीमेंटेशन में अपने आप देर होना है। लेकिन कांग्रेस कहती है पवन की वो देरी नहीं करती है बल्कि वो सोच समझकर पैर जो है आगे बढ़ाती है। आप विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जब प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी होने में देरी की गई तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, नवरात्रि आएंगे तो उसकी दरमियान हम जो है पहली लिस्ट जारी करेंगे और अभी खरमास चल रहा है। ध्यान देने वाली बात पवन ये है, कहा जाता है कि जो शुभ काम है वो अभी नहीं शुरू होंगे बल्कि जब खरमास खत्म हो जाएगा 1 महीने का उसके बाद शुरुआत की जाएगी शुभ कामों की। इसी दरमियान बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठ के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, आपका सही और खराब समय वो आपका वक्त बताता है किस तरह से आप काम कर रहे हैं, चुनावों के परिणाम क्या होंगे। जिस काम के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम क्या रहा तो वो तय करता है कि समय खराब है, महीना खराब है या समय ये नक्षत्र खराब चल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस होती हैं। लेकिन अगर आप समय से अपनी रणनीति तैयार कर लेते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन आप समय से करना शुरू कर देते हैं तो आपको जाहिर तौर पर आपको पूरा वक्त मिलता है उसको इंप्लीमेंट करने में। क्या आपने देखा विधानसभा चुनावों में कि जब बीजेपी ने अपने कमजोर सीटों पर उम्मीदवार पहले उतार दिए तो कुछ तमाम जो नेता थे कहीं ना कहीं जो उस सीटों से जो अपना उम्मीदवार बने हुए थे, जो टिकट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी हुई, लेकिन बीजेपी ने समय रहते वो नाराजगी को संभाल लिया। वहीं दूसरी ओर अगर आप विपक्ष की बात करें तो लास्ट तक उन सीटों पर तमाम बड़े नेताओं के बीच में, चाहे वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात करें राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात करें, उनमें आपस में गुटबाजी लगातार आखिरी समय तक बनी रही और वही कारण था कि चुनाव में इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बनाकर लगातार उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देती है, लगातार रणनीति बनाती रहती है, चुनाव दर चुनाव बीजेपी नई तरह की एक रणनीति उतारनी आती है। जैसे कि कल का मैं आपको बताऊं, बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों